हेलो एनिमे फैंस, तो आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 43 और 44 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जापान के और कोरिया के हंटर आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस एपिसोड में भी यही चीज़ें चल रही होती है। वो दोनों चार चार की टीम बना लेते हैं, 4 हंटर कोरिया के और 4 हंटर जापान के, और ये लोग आपस में अब प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे वो जापान का हंटर, जो कि एक कॉम्बैट टाइप का हंटर होता है, वो मारदोंग और यूनवो के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उन दोनों की पावर तो देख ली है, क्योंकि अभी लड़ाई कर रहे थे। हालांकि यूनवो अभी भी अपने पावर को छुपा रहा है, और वो लड़की हंटर सोच रही होती है मुझे सबसे पहले जाके चायन से लड़ाई करनी चाहिए। और वहीं पे हमारे रिपल गिल्ड का मास्टर, ये जो कबाड़ी हंटर जिसमें जाके ज्वाइन हुआ था, ये भी कबाड़ी है भाई। ये यहाँ पे सोच रहा होता है इन चारों में से कोई जो कमजोर हंटर हो वो मेरे से आके लड़े, तो मेरे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ पे हमें मारदोंग की एबिलिटी के बारे में भी दिखाया जाता है कि वो अपनी साइज जो होता है ना शरीर का, उसको बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले मारदोंग और वो कॉम्बैट टाइप का हंटर लड़ाई स्टार्ट करते हैं। वो एक दूसरे के पंचों को आपस में टकरा रहे होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं हम दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। वहीं पर हमारे रिपर गिल्ड का जो मास्टर होता है, उसके ऊपर एक जापान का हंटर अटैक कर देता है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जिसपे कि ये रिपर गिल्ड का मास्टर सोच रहा होता है मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में बिलीव करता हूँ। और यहाँ पे हमें पता चलता है उसकी एबिलिटी भी यही होती है कि वो मैजिकल एरोज बना सकता है अपने हाथों में, और जिसको वो शूट कर सकता है। और वो ऐसा ही करता भी है, वो मैजिकल एरो बना के उस हंटर के ऊपर शूट करता है, ना कि जो वो हंटर अटैक कर रहा था। बाकी बाकी के जापान के हंटर भी उससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो एरोस थे वो बहुत ही पीछे तक जा रहे थे, दूर तक, और वो किसी भी हंटर को वहां पर लग सकते थे। वहीं पर हमें चेयरमैन दिखाए जाते हैं, जो कि मनी मन सोच रहे होते हैं जो ये हमारी जिम की दीवारें हैं, इसको हमने बहुत ही हाई क्वालिटी के मानक क्रिस्टल से बनाया है, तो ये बहुत ही मजबूत है, लेकिन ये इन एस रैंक के हंटरों के सामने बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इनकी पावर्स तो बहुत ज़्यादा है। साथ ही में वो सोच रहे होते हैं कहीं मैंने अपने हंटरों को इनके साथ लड़वा के कहीं गलती तो नहीं कर दी। मेरे इन सभी हंटरों का सामना टॉप क्लास के एस रैंक के हंटरों के साथ है, और वो बस इसके ब्रिस्ट को नहीं पकड़ेंगे हराने के लिए, वो शायद इनके हाथों को भी तोड़ देंगे। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला हंटर यूनवो के पीछे आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि यूनवो अपने बीस्ट मोड में होता है, तो उसे तुरंत ही पता चल जाता है, और वहाँ से अपनी स्पीड की मदद से वो हट जाता है। लेकिन वो महसूस करता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा ब्लड लस्ट एनर्जी को महसूस करा था, और वो उसे हिट करने वाली थी कहीं, लेकिन उसने हिट क्यों नहीं करा, कहीं ये हंटर उससे डर तो नहीं रहा है। और वहीं पे वो हंटर अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए सोच रहा होता है मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ, शायद मैं एक हंटर बनने के लायक नहीं हूँ। वहीं पर यूनवो भी मनी मन सोच रहा होता है क्या बेकार आदमी है ये, अगर ये चाहता तो मेरे को अभी हरा सकता था। उसने पता नहीं क्या सोच के डिसीजन लिया है, या तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, या तो ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। कहीं ऐसा तो नहीं है रियोजी बस हमारे यहाँ पे एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि कहीं हम उस आइलैंड पर जाने लायक हैं भी या नहीं। और अगर वो बस हमें टेक्स्ट सब्जेक्ट समझता है तो फिर उसे बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो उसके सामने आने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ऐसा बोलते ही अपनी थोड़ी सी बीस्ट की एबिलिटी को और रिलीज कर लेता है, और अपने पंजों को एक बीस्ट की तरह बना लेता है, और उस हंटर पे अटैक करने लगता है। हंटर मनी मन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मुझे तो लड़ाई करनी ही नहीं है। और तभी वहाँ पर यून वो अपनी पूरी स्पीड के साथ अटैक करने लगते हैं, मगर वो मास्क वाला हंटर उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसपे कि यून वो कहते हैं तुम्हारे पास जितनी पावर है तुम उससे बड़ी मतलब टॉप क्लास के हंटर बन सकते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो। यहाँ पे पार्क मनी मन सोच रहा होता है अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लड़ाई करी थी वो तो इनकी लड़ाइयों के सामने कुछ भी नहीं था, मैं तो इनके सामने एक बच्चे जैसा हूँ। तभी यहाँ पर यून वो पीछे की तरफ देखता है तो मार्डोंग हार चुका होता है, और वो जैपनीज कॉम्बैट का हंटर जीत चुका होता है, और वो कह रहा होता है मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ तुम लोगों से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो रीपर गिल्ड का हंटर होता है, मतलब ये भी तो कबाड़ी लगता है यार, ये भी हार चुका होता है, क्योंकि उस हंटर ने इसकी ब्रिस्ट पकड़ ली होती है। और बाकी के कोरियन हंटर्स को हराने के बाद वो सारे जापानीज के हंटर यूनवो के इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं, जिस पे कि यूनवो बोल रहा होता है तुमको क्या लगता है चाइन से हराना मेरे को हराना ज़्यादा आसान है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वहीं पे हमें चाइन भी दिखाई जाती है, जो कि उस लड़की से लड़ाई कर रही होती है, और वो लड़की सोच रही होती है चाइन की बस स्पीड ही ज़्यादा नहीं है, इसकी तो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा अजीब है, इसकी तो फाइटिंग अटैक्स पता नहीं क्या ही लड़की अटैक कर रही है ये। यहाँ पे एक हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है कि चायन का निकनेम डांसर होता है, क्योंकि जो इसके फाइटिंग मूव्स है वो किसी नॉर्मल फाइटिंग मूव्स के बजाय एक डांसिंग मूव की तरह ज़्यादा लगते हैं। और क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो इसके जो हंटर गिल्ड का मास्टर है उसने इस नाम से इसको बुलाने के लिए मना करा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसके नाम के बारे में पता ही नहीं है। तभी वो लड़की चायन पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर चायन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, और उसके पीछे आकर उसके पीठ पर हाथ लगा देती है और बोलती है मैं जीत गई। साथ ही में वो यूनवो की तरफ जाने लगती है, कहती है वो वहाँ पर 2 हंटर से अकेले फाइट कर रहा है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे पीछे मास्क वाला हंटर चाइन के पीछे आ जाता है और कहता है उन तीनों को छोड़ दो, तुम मेरे से फाइट करो। और वो जैसे इस पर फाइट करने लगता है चाइन अपनी फुल स्पीड के साथ पीछे घूमती है।
और चायन यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि पीछे घूमते ही वो कुछ सेकंडों में उसके फेस पे मुक्कों की बारिश कर देती है। और वहाँ पे वो जापान के हंटर सोच रहे होते हैं लड़की तो बहुत तेज़ है, इसने तो शायद 10-12 मुक्के मार दिए होंगे या फिर 14 भी हो सकते हैं। और चायन वहाँ पे शॉक हो गई होती है, वो सोच रही होती है शायद मैंने सच में ही ज़्यादा मुक्के इसके मुंह पे मार दिए हैं। मगर वो मास्क वाला हंटर वहाँ पे बौखला जाता है इतने मुक्के खाने के बाद। यहाँ पे उस हंटर की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, मतलब उसकी एबिलिटी यही होती है कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। और उसकी सेकंड पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा ब्लड लस्ट वाली होती है और उस पर्सनैलिटी को वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता है हद तक। मतलब उसके टीममेट्स भी यही बात बोल रहे होते हैं कि इस पर्सनैलिटी में आने वाले का तो इसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि मतलब कौन क्या है, ये तो बस सामने वाले को जान से मारने के लिए उससे लड़ाई करता है। फिर रियोजी हनीकावा को कहते हैं यहाँ पर अगर कोई कोरिया का हंटर मतलब इंजर्ड हो गया तो बहुत बुरा होगा, हमारे रेड में उतनी ज़्यादा डिले हो जाएगी। जिस पे हनीकावा रियोजी से कहती है अगर ऐसा है तो हमें उसको जल्दी रोकना होगा क्योंकि वो चाइन को अब बस थोड़ी देर में मारने ही वाला है। यहाँ पे पर्सनैलिटी चेंज की वजह से उस हंटर की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ में उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो वहाँ पर चायन को नीचे पटक देता है और उसके मुंह पे बस किक करने के लिए अपने मतलब पैरों को पीछे की तरफ ले जाता है। और जैसे ही वो मतलब फुल पावर के साथ उस पर किक करने जाता है, चायन कहती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज है और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हूँ। लेकिन वहीं पर एंट्री होती है जिन्वू की। जिन्वू तो आखिर जिन्वू है, वो आते ही तुरंत उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है यार यहाँ तो बस ट्रेनिंग चल रही है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों बौखला रहे हो, मतलब तुम पागल से जैसे क्यों हो गए हो, मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हारी फाइट को रुकवा दिया है। लेकिन वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जिन्वू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर जिन्वू को कौन हरा सकता है, वो यहाँ पर तुरंत ही अपने मतलब मूव के मदद से उसको नीचे पटक देता है। और जैसे ही वो नीचे पटकता है उसे मतलब वहाँ की फ्लोर भी टूट जाती है। यहाँ पे रियोजी भी उसके पावर को देख के इम्प्रेस हो चुका होता है और हानिकावा से कहता है तुम अब भी श्योर हो मैजिक टाइप का हंटर है, जिस पे हानिकावा कहती है सर उसके लाइसेंस में भी तो यही लिखा हुआ है। और वहाँ पे जिन्वू उस मास्क वाले हंटर के ऊपर अभी भी बैठा होता है और चाइन से बोलता है हम कोरियन हंटर को हार मान लेनी चाहिए, जरा देखो यूनवू भी अब हार चुका है, हमारे सारे हंटर हार चुके हैं। यहाँ पे यून वो भी सेम चीज़ अपने मन में सोच रहा होता है कि इनकी स्किल्स और हमारी स्किल्स में तो बहुत ज़्यादा फर्क है, हम इन्हें नहीं हरा सकते हैं। और वहीं पे हानिकावा जिन्वू की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है रियोजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वहीं पे रियोजी भी अपने पावर को रिलीज करता हुआ जिन्वू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। रियोजी जिन्वू से कहता है तुम्हारी पावर तो बहुत ज़्यादा है, क्या हम एक 1-on-1 फाइट कर सकते हैं। और जिन्वू बिना ट्रांसलेटर के उसकी बात को समझ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से उसकी पावर को निकलता हुआ महसूस कर पा रहा होता है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है मुझे सब पता चल रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। और वो वहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है मैंने भी बहुत टाइम से अपनी पावर को चेक नहीं करा है कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। मैं 97 लेवल पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे को सच में नहीं पता कि मैं आखिर एक एस रैंक के हंटर के मुताबिक कितना ताकतवर हूँ। वहीं पर रियोजी जिन्वू की तरफ देखता है और कहता है ये आखिर हंस क्यों रहा है, ये मेरे को देख कर हंस रहा है क्या, ये पागल हो गया है। और वहीं पे हानिकावा रियोजी को बोलती है कि जिन्वू ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, वो 1-1 फाइट के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो रियोजी से तभी फाइट करेगा जब रियोजी अपनी फुल पावर के साथ अटैक करेगा तब। रियोजी यहाँ पर अपने चारों तरफ जितने भी हंटर होते हैं सबकी तरफ बारी बारी से देखने लगता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कहीं ये लड़का मेरा मजाक उड़ाने का तो कोशिश नहीं कर रहा है। साथ ही में अपनी हीलर की तरफ देखता है और कहता है हमारे पास एक एस रैंक की हीलर है। और वो उसे बोलता है कि हम दोनों में से जब भी कोई डैमेज हो और जैसी कोई मतलब तुम्हें लगे कि वो मरने वाला है तो तुरंत आके उसको हील कर देना। साथ ही में जिन्वू की तरफ उंगली करते हुए बोलता है तुम इस लड़के को खास कर हील कर देना क्योंकि मैं अब इसको मार मार के इसकी हालत बहुत बुरी करने वाला हूँ। वहीं पर मारदोंग चाइन से बोलता है अच्छा तो ये है हमारे कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर, देखने से तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, क्या है मगर ये रियोजी का सामना कर पाएगा। वहीं पर चाहे न्यूनवू से कहती है तुमने कहा था तुम जिन्वू को जानते हो, क्या तुम यहाँ पे जिन्वू को रोकोगे नहीं, कहीं वो रियोजी के हाथों घायल ना हो जाए। यहाँ पे न्यूनवू कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा नॉर्मल रिस्पॉन्स भी यही होता, लेकिन मुझे यहाँ पर इन दोनों की फाइट देखनी है। साथ ही में मन ही मन सोच रहे होते हैं मुझे पता है जिन्वू ग्रो करता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये कितना ताकतवर हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ लास्ट टाइम जब मैं इससे मिला था तो ये उसके कंपैरिजन में अब कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं पर जिन्वू रियोजी से मतलब बात ही कर रहा होता है और उसकी बात ख़त्म भी नहीं होती है उतने में रियोजी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पे जिन्वू उसको मतलब टस्क की एबिलिटी की मदद से डॉज तो कर देता है और कहता है इसने तो मेरे को बात भी करने नहीं दी, ये बस मेरी एबिलिटी को चेक करना चाह रहा है या फिर मेरे से सीरियस फाइट करना चाह रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ रियोजी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बच कैसे गया, क्या मैंने मिस कर दिया। और वो सोच रहा होता है बाकी सब कह रहे हैं मैजिक टाइप का हंटर है, वो सब पागल हैं, दिमाग खराब है उनका, सिर्फ असैसिन टाइप का हंटर इतना तेज हो सकता है जो मेरे मूव से बच सकता है और वही बस इतनी स्पीड के साथ अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। साथ ही में वो जिन्वू की तरफ देखता है और कहता है मैं इस फाइट में तुम्हारी सारी एबिलिटी को बाहर निकाल दूंगा, तुम दुनिया को पागल बना सकते हो मगर मेरे को नहीं, मैं रियोजी कोटो हूँ, रियोजी कोटो। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी मन ही मन सोच रहा होता है चेयरमैन ने भी कहा था कि एक खास हंटर है लेकिन इसका मूव कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वहीं पर रियोजी भी उसकी तरफ अटैक करने लगता है दोबारा से पूरी स्पीड के साथ और जिन्वू दोबारा से मुस्कुराते हुए उसे डॉज कर रहा होता है, जिसको देखकर रियोजी और ज़्यादा बौखला जाता है और गुस्से में आ जाता है। कहता है क्या
ये फिर से मेरे ऊपर मुस्कुरा रहा है। और उसके टीममेट वहाँ पे सोच रहे होते हैं क्या हमें रियोजी को रोक लेना चाहिए। रियोजी यहाँ पे इस फाइट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने लग गया है। वहीं पे चायन भी उन दोनों की फाइट को देख के कह रही होती है जिन्वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बस इसके अटैक को डॉज कर रहा है और साथ ही में मुस्कुरा भी रहा है, जिसकी वजह से रियोजी को लग रहा है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। और वहीं पे चोई चोंग भी आ जाता है और कह रहा होता है अबे यहाँ पे क्या चल रहा है यार, मैं तो बस 2 मिनट के लिए बाहर गया था, मैं बाहर अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए गया, इन्होंने तो अंदर बवाल मचा के रख रखा है। वहीं पे रियोजी अपनी पूरी स्पीड के साथ जिन्वो की तरफ अटैक कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगाई तो यहाँ पे ये मेरे को बड़ी आसानी से हरा देगा। साथ ही में वो कहता है भाड़ में गई इसकी एबिलिटी, मेरे को इसकी एबिलिटी चेक नहीं करनी है, अब बस मैं इसे मारना चाहता हूँ। और जैसे ही वो अपनी ब्लड लेस्ट की एबिलिटी को बढ़ाता है, वहाँ पे जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है वार्निंग के रूप में कि तुम्हारे अपोनेंट ने ब्लड लेस्ट को एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही में यहाँ पे रोजी जिन्वो के फेस पे कट देता है और जिन्वो कहता है अगर इसने ऐसे अपने ब्लड लेस्ट को बढ़ाया तो मेरा सिस्टम मुझे इसे मारने के लिए कहेगा और मजबूरन मुझे फिर इसे मारना भी होगा। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। और 44 एपिसोड की स्टार्टिंग में भी इन दोनों की फाइट चल ही रही होती है। वहाँ पे रियोजी अपनी पूरी स्पीड के साथ जिन्वो की तरफ अटैक करता है और जिन्वो बस यहाँ पर उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है अगर मैं बस थोड़ा सा लेट हुआ था तो तुमने तो मेरी आंखें ही निकाल दी थी। जिस पे कि रियोजी सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे हाथों को क्यों पकड़ा, अगर ये मेरे वृष्ट को पकड़ता तो यहीं पे मैच खत्म हो जाता। साथ ही में जिन्वो उसकी तरफ देख के बोलता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो और क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम भी इस मैच को इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते हो और मैं भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा था तुम्हारे वृष्ट की जगह मुन्ना। और ये बात सुन के तो रियोजी मतलब पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो बस उसके सर पे भूत सवार हो जाता है कि मैं जिन्वो को मार दूंगा। और बस वहीं पर ये दोनों अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देते हैं और इन दोनों की पावर देख के तो वहाँ पर सभी हंटरों की मतलब लुप लुप सी हो जाती है। जैसे ही वो दोनों अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, बाकी के सारे हंटर आके उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। यहाँ पे जिन्वो को यूनवो और चाइन आके पकड़ लेते हैं और वहाँ पे दूसरी तरफ रियोजी को बाकी सारे जापान के हंटर आके पकड़ लेते हैं। वहीं जापान का एक हंटर उनके बीच में बर्फ की एक दीवार बना देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के पास ना जा सके। साथ ही में यहाँ पे यूनवो जिन्वो से कहते हैं तुम शांत हो जाओ जिन्वो, मुझे पता है तुम ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर तुमने इसे मार फूट दिया तो हमारी जेजू आइलैंड पे हमारी टीम को लीड कौन करेगा, यही बंदा है जो हमारी टीम को लीड करने वाला है, यही तो कैप्टन बनेगा। साथ ही में यूनवो हानिकावा से कहती है तुम रियोजी से कहो कि वो फाइट को यहीं रोक दे। और हानिकावा भी यहाँ पे डरी हुई होती है और कहती है हाँ ठीक है मैं भी रियोजी से बात करती हूँ। जिस पे यहाँ पे यूनवो जिन्वो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कहीं मैं बीच में इंटरफेयर तो नहीं करा, जिस पे कि जिन्वो कहता है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ तुमने हमारी लड़ाई छुड़वा दी। वहीं पे मारडूंग आते हैं और जिन्वो को कहते हैं मुझे अपने हंटर में तुम्हारे जैसा अससियन टाइप का हंटर चाहिए, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, साथ ही में तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, और अगर तुमने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करा है तो क्या तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे। जिस पे कि चोई चोंग ऊपर से कहते हैं मारडोंग वो एक मैजिक टाइप का हंटर है। चोई चोंग की बात सुन के मार्डोन हैरान हो जाता है और कहता है एक मैजिक टाइप का हंटर इतना तेज नहीं हो सकता है। वहीं पे जिन्वो भी मनी मन सोच रहा होता है मुझे अब इन सभी हंटरों के बारे में पता चल चुका है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी एबिलिटीज़ क्या है। साथ ही में मुझे इनकी एक और बात पता चली है, इनका सेंस करने का तो मतलब तरीका बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इनमें से किसी को भी पता नहीं चला है कि इनकी शैडो में मेरी शैडो आर्मी है, भले ही एक एस रैंक के हंटर हैं। साथ ही में रियोजी जो अपने आप को तोप समझ रहा है ये अभी तक सेंस नहीं कर पाया कि इसकी शैडो में मेरे शैडो सोल्जर छुपे हुए हैं। साथ ही में यहाँ पे चेयरमैन को कहता है आपने अंदर मेरे से एक बात पूछी थी कि मैं जेजू आइलैंड की मतलब रेड में हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं, और जिन्हों यहाँ पे कहता है तो बात सुनिए मैं रेड में हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ। साथ ही में यहाँ पे हमें रियोजी का चेहरा भी दिखाया जाता है और उसका चेहरा देख के तो आप समझ ही गए होंगे उसकी हालत क्या हो गई है। मतलब उसने जिन्वो की पूरी पावर को देखा है और समझ गया है कि उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मतलब यूनवो चेयर पे बैठ के अभी भी यही बात सोच रहे होते हैं कि आखिर एक हंटर टाइम टाइम पे कैसे ग्रोथ कर सकता है। मुझे नहीं पता जिन्वो को डबल अवेकनिंग मिली या नहीं मिली है, लेकिन वो टाइम टाइम पे ग्रो करता जा रहा है। जब लास्ट टाइम मैं मिला था तब उसकी स्ट्रेंथ और अब की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। मैं तो यहाँ पर पागल हूँ जो उसने सोचा था कि मैं उसे अभी भी अपने टीम मतलब गिल्ड में ज्वाइन करा सकता हूँ, पता नहीं उसकी प्राइस क्या होगी। तभी यहाँ पे यूएनओ के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो उसे देख के इतनी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिन्वो हमारे जेजू आइलैंड की रेड में नहीं जा रहा है। और ये लिस्ट वहाँ पे उन हंटर्स की थी जो कि जेजू आइलैंड की रेड पे जाने वाले हैं। और यहाँ पे हमें रियोजी के होटल का सीन दिखाया जाता है जो कि वह जापान के मैनेजरों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कोरिया के हंटर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 2-3 ही हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है वो सांग जिन्वो है।
अभी वो बंदा रियोजी से कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, अभी तो मैंने लिस्ट चेक करी तो उसमें कोई भी सांग जिन्वू नहीं है। जिस पे कि रियोजी बोलता है तुम किस लिस्ट की बात कर रहे हो। साथ ही में वो उसे बताता है मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें उन सभी बंदों के नाम लिखे हुए हैं जो कि जेजू आइलैंड के रेड पे जाएंगे, और उस पर सांग जिन्वू का नाम तो है ही नहीं। कोरिया की तरफ से वहाँ पे बस 6 हंटर ही जा रहे हैं और उसमें सांग जिन्वू नहीं है। जिस पर कि रियोजी कहता है क्या क्या बकवास है ये, चेयरमैन को उसे साथ भेजना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जिस पे कि वो बंदा रियोजी से कहता है अरे कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जा रहा है तो हम फिर भी 16 रैंक के हंटर हैं और वहाँ पे हम आसानी से जीत जाएंगे। तभी यहाँ पे हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो क्वीन बोल रही होती है अब हमें जल्दी इस आइलैंड को छोड़ना होगा। अब यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए कोई खाना नहीं बचा है और मेरे बच्चे अब एक दूसरे को मार के ही खाना स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही में वो बोलती है मुझे एक ऐसा सोल्जर भी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो मेरे बच्चों को लीड कर सके, और यहाँ पे वो बीरू की बात कर रही होती है। क्वीन यहाँ पे उस एग की तरफ देख रही होती है और बोलती है हमारी टीम को एक अल्टीमेट सोल्जर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे जिंदा रहना है तो हमें इंसानों के दिल में डर बना के रखना होगा ताकि वो हम पे बार बार अटैक ना करे, क्योंकि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो हम पे दोबारा से अटैक करने लगेंगे। इसलिए हमें उनके दिल में डर बनाना होगा और उसके लिए हमें एक सोल्जर की ज़रूरत है जो कि ये काम करेगा। तभी वहाँ पे अंडे में से निकलता है बीरू जो कि अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जिन्वू के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिन्वू अपनी मॉम को लेकर घर पे आया होता है, मगर क्योंकि वो बहुत टाइम से डीमन काशल के अंदर था तो जिन्हा ने यहाँ घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं करी थी और वो घर बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। जिसपे कि उसकी मॉम कहती है बहुत मजा आएगा, 4 साल बाद बिल्कुल बेहोशी से उठने के बाद घर साफ करने का मौका मिला है, चलो हम तीनों साथ मिलकर घर को साफ करेंगे। जिन्हों यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है क्योंकि हम यहाँ पे बचपन से ही रह रहे हैं तो ये घर अब कोने कोने से भी गंदा सा होने लग गया है। जिस पे कि उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं 4 साल से सो रही थी, इस बीच क्या तुम्हें अपने डैड की कोई इन्फॉर्मेशन मिली। जिस पे कि जिन्हों मुंह बनाते हुए कहता है नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। साथ ही में जिन्हों मन ही मन सोच रहा होता है अगर मैं मॉम को बता दूं कि मैं भी एक हंटर हूँ, मैं भी एक डैड वाला ही काम कर रहा हूँ, तो मॉम इस पे कैसा रिएक्ट करेंगी, वो खुश होंगी या नाराज़ हो जाएंगी। साथ ही में जिन्हों सोच रहा होता है यहाँ पर हमारे डैड की बहुत ज़्यादा ही मेमोरीज है, इसी वजह से हम इस पुराने से घर में रह रहे हैं, क्योंकि मैं एक एस रैंक का हंटर बन चुका हूँ तो मैं इतने पैसे तो कमा ही लेता हूँ कि मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकता हूँ। लेकिन मॉम को लगता है कि अगर डैड वापस आएंगे तो वो सीधा यहीं पर आएंगे, इसलिए मैं जेजू आइलैंड की रेड पे भी नहीं गया, क्योंकि मेरी मॉम अभी अभी बेहोशी से हालत से उठी हैं, वो भी 4 साल बाद, और मैं बस उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हालांकि जिन्हों ये भी सोचता है कि वो चींटियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं और वो टाइम टाइम पे इवॉल्व भी होती जा रही हैं, और कोरिया वालों ने वहाँ पे 3 रेड करी थी और तीनों जनरेशन तो सबसे अलग थी, और ये जो चौथी जनरेशन है ये तो उड़ भी सकती है। क्योंकि अब जल्दी जेजू आइलैंड की रेड होने वाली है तो हर न्यूज़ चैनल पे बस उसी के बारे में दिखाया जा रहा है, उन्हीं चींटियों की बात हो रही है। साथ ही में उन्हें लिस्ट भी मिल गई होती है कि कौन से एस रैंक के अंडर वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पे सभी जिन्वो के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। क्या जिन्वो डरपोक है, क्या वो सच में एस रैंक का हंटर है भी या नहीं। वहीं पे दूसरे लोग तो कह रहे होते हैं कि जिन्वो में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, देखा नहीं था क्या तुमने कि उसने किस तरीके से मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं दिया था और वहाँ से गायब हो गया था। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो भी उसी गलियों में से जा रहा होता है और वो भी सारे न्यूज़ों को देख रहा होता है और लोगों की बातों को भी सुन रहा होता है, लेकिन वो साथ ही साथ कहता है मुझे इनके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं जिन्हा कैसा रिएक्ट करेगी। तभी वहाँ पे उसे जिन हो की कॉल आ जाती है। जिन्हों उससे कहता है क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो, हमारी बहुत टाइम से बात नहीं है। जिस पे कि जिन्हों जिन्हों से कहता है अरे नाना, मैंने अपनी मॉम से बात करी थी और उन्होंने मेरे लिए तो एक प्लेस भी अरेंज करा दिया, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और जैसे ही जिन्हों वहाँ पर पहुँचता है तो जिन्हों उसे बोलता है हमें अपनी गिल्ड स्टार्ट करने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत होगी और इससे हम अपना ऑफिस बना सकते हैं। वो जिन्हों से कहता है ये जगह तुम्हारे घर से दूर नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। जिस पे कि जिन्हों कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है हम दोनों के लिए। जिस पे कि जिन्हों बताता है बिल्कुल भी नहीं, हमें एक गिल्ड स्टार्ट करने के लिए 3 हंटरों की ज़रूरत होती है और 3 लोगों के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पे कि जिन्हों बोलता है वो लड़का कौन है, तीसरा हंटर, क्या तुमने सोचा है। जिस पर कि जिन्हों कहता है हाँ मैंने सारी अरेंजमेंट कर रखी है, वो एक फॉर्मर हंटर है और वो हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, ये रहा उसका कार्ड। और जैसे ही वो उसको कार्ड देने के लिए लगता है जिन्हों को कुछ गलत फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी ये वो अपने नेबरहुड वाले शैडो के साथ अपनी शैडो एक्सचेंज कर लेता है, जिस पे कि जिन्हों बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है क्या क्या अब ये कौन सी एबिलिटी है? ये मेरे से जितनी बार मिलता है ये मुझे कोई नई नई एबिलिटी दिखाता है, इसने ये एबिलिटी कब सीखी? की। तभी वहाँ पे जिन्हो अपने नेबरहुड में गली में चले जाता है, वहाँ पे उसे एक हंटर दिखता है जो कि दादागिरी कर रहा होता है।
वहाँ पे वो हंटर एक मासूम लड़की के गर्दन पे चाकू रख के कहता है, मुझे ये नेबरहुड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे तुम किसी को भी मार दो और किसी को कुछ पता नहीं चलता है, किसी को कुछ खबर नहीं होती है। तभी वहाँ पे उसके पीछे एंट्री हो जाती है जिन्वू की और वो कहता है, ये नेबरहुड तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर तुम यहाँ पे वाहियात हरकत क्यों कर रहे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो। अभी वो वहाँ पर पीछे की तरफ घूमता है और जिन्वू को देखता है और सभी जिन्वू से बोलता है, तू कौन है बे लड़के, तू क्या मरना चाह रहा है मेरे से, तू अब यहाँ पर आके मेरे को लेक्चर देगा। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है किसी कमजोर को मारने में। तभी वो जिन्वू की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, जैसे ही मैं किसी कमजोर को देखता हूँ मेरा मन करता है मैं उसे मसल दूँ, तुम समझे क्या। और जिन्वू कहता है, हाँ मैं समझा। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने जो चाकू जिन्वू के चेस्ट पे मारा होता है वो तो उससे जिन्वू को खरोच भी नहीं आई होती, क्योंकि जिन्वू का शरीर बहुत हार्ड हो चुका है। तो वहाँ पे पलक झपकने की स्पीड से जिन्वू उसकी चाकू को छीन लेता है और उसके पैर को बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ से काट देता है, जिसको देख कर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और नीचे बैठ के चिल्लाने लगता है। जिन्वू उससे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आधी रात से पहले ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, समझे क्या। तभी यहाँ पे जिन्वू अपने एक औरत को बाहर निकालता है और कहता है, अगर इसने आपको पुलिस के हवाले नहीं करा 12 बजने से पहले तो इसे मार देना। साथ ही वो भी सोच रहा होता है, क्या ये और सच में इतना समझदार है भी, कहीं ऐसे 12 बजे से पहले ही ना मार दे। और जिन्वू वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, कल जेजू आइलैंड की रेड होने वाली है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जेजू आइलैंड की रेड को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।